सर मैं अगर इसी से जोड़ते हुए सवाल करूं, जो भी ग्रीनलैंड को लेकर चल रहा है, ईरान को लेकर चल रहा है, नेटो को लेकर चल रहा है, या यूरोपीय देशों में जो भी इस टाइम कंडीशन बनी हुई हैं, खासतौर से अमेरिका के हिसाब से सर, रशिया, चाइना और इंडिया का क्या रोल रह जाता है सर इस पूरे सिनेरियो में? आप देखते हैं खासतौर से इंडिया का, क्योंकि सर इंडिया पे बहुत लोगों की नज़रें हैं। जिस तरीके से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस टाइम फैली हुई है और मोदी साहब का बहुत हर जगह स्वागत किया जाता है, बहुत सम्मान किया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है। आप किस तरह देखते हैं भारत के नज़रिए से सर, और क्योंकि आपका अनुभव रहा है सर इन सब चीज़ों में? देखिए, भारत, चाइना और रूस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अभी इस स्टेज पर है कि अभी ग्रो कर रहा है। ग्रो करने की हमारी स्पीड रोकनी नहीं है, हमें आगे बढ़ानी है। भारत की मेन बात बताऊं कि भारत के पास रिसोर्सेज बहुत है, स्किल इतना अच्छा है कि भारतीयों के वजह से अमेरिका नंबर 1 बना है। बिल्कुल। तो वही इंटेलिजेंस तो चाहे हमारे पास आईटी हो या साइबर स्पेस हो, उनका सर सब यस जगह बिल्कुल इंडियंस हैं सारे। हमारी वैसे ही बना है, बिल्कुल। हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जितनी कंपनीज के सीईओ सर हमारे सब इंडियंस हैं। ठीक है। अब हमारा मेन भारत की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। भारत का मेन खर्चा किस में है? आर्मामेंट्स खरीदने में, बिल्कुल सर, और पेट्रोल खरीदने में। अब ये खर्चे हमारे बंद हो जाएं तो हमें तो अमेरिका से आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अब इस रास्ते में इसकी तरफ पूरा करने के लिए स्टेप लिया जा चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी चली रही है, बिल्कुल सर, एक बार हो जाएगी। और आर्मामेंट्स बनाना हमने शुरू कर दिया सर। एयरक्राफ्ट हमने तो 1960s में ही बना लिया था। एलसी जिसका हम जिक्र करेंगे सर आपसे। हमें बात कर रहा हूँ, उसके पहले हमारे पास बारूद था, 71 में लड़ा था। हाँ। लेकिन हमारी सरकार ने उसको आगे नहीं बनाया। बिकॉज इसमें एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा आपको कि डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो इक्विपमेंट्स बनाना नहीं चाहते, क्योंकि इसके खरीदने में बहुत कुछ मिलता है और अपोजिशन भी इस पर टांग नहीं अड़ाती। बिल्कुल, तो इसीलिए आगे नहीं। तो मारूद जो जहाज है 71 है सर, मैं समझ मारूद 71 भी समझ जाएंगे इशारा कहाँ करना चाह रहे हैं सर आप। तो मारूद जो था 71 में काफी इफेक्टिव रहा था। जो जहाज हम 71 में बना सकते थे, क्या आज हम इतने पीछे रहते? पॉलिटिकल विल नहीं थी सर, यूं कहें। यस बिल्कुल सही, पॉलिटिकल विल नहीं थी। अब इस तेजस का भी देखिए, पहली बार एक जो फर्स्ट फ्लाइंग कराई थी कब, जब जॉर्ज फर्नांडिस उसका ठप पड़ गया था। बिल्कुल। हाँ, वाजपेयी साहब ने उसको इनिशिएट किया दोबारा से। यस। और फर्नांडिस साहब उस टाइम रक्षा मंत्री उड़ाया था उन्होंने। बिल्कुल। अब उसके बाद से फिर ठप पड़ गया, तभी अभी पड़ गया। अभी देखा मैं काफी तेज चल रहा, बट एक चीज में हम थोड़ा पीछे है, एरो इंजन्स में। अगर जिस तरह फ्रांस, अगर मैं सैफ्रन एरो इंजन्स का अगर हमें मिल जाता टेक्नोलॉजी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज 2 चीजों में हम विश्व में सबसे आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एयरफ्रेम की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में, खाली इंजन एवियोनिक्स में हैं, हम बहुत सबसे आगे हैं। ये हमने ऑप्शन में प्रूव कर दिया। सर वहीं चाइना और रशिया की अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए चाइना के साथ, जैसे कि चाइना भी मिलिट्री बहुत पावर है, लेकिन हम सोचे कि चाइना के आप भारत के साथ जब वॉर होगी तो चाइना सारा मिलिट्री उठा के अपने बॉर्डर पर लेके आए, तब जीत सकती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता ना। तो लेकिन हम बॉर्डर पर वेल बैलेंस्ड है, वेल बैलेंस ही नहीं, हम बहुत मजबूत भी हैं। तो चाइना अपने आप कभी कभी दिखाता है कि हमें ये वैली चाहिए। अब स्टेटमेंट का रिएक्ट करता है कि लोग क्या चाहते हैं, एक्शन रिएक्शन देखता है। अभी देखिए एक चीज बताऊंगा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि भारत और चाइना में बेसिक अंतर क्या है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे जो एयर बेसेज हैं बॉर्डर पर सी लेवल पर है, और उनके जो एयर बेसेज है 10,000 फीट के ऊपर है। तो एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस इससे ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो हमारे जहाज जो हैं फ्लाइंग करके पूरा पेलोड में, सारा 10,000 पेलोड है, 10,000 लेके जा सकते हैं, ड्रॉप करके आ सकते हैं। ओके। और चाइना में क्या होगा, उस एयरफील्ड से जब एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होंगे तो उनका पेलोड 1/3 हो जाता है। 10,000 कैपिटल की जगह 3,000 ही लेकर आ सकते हैं, और 40 मिनट की फ्लाइंग टाइम करनी पड़ेगी उनको आने में। तो हमारा जब एयरफोर्स यूज होगा, तो जब उनकी एक सॉटी आएगी, हम तो 5 बार स्ट्राइक करके वापस आ जाएंगे। देखिए ये अनुभव है एक वाइस एयर मार्शल का, जो तकनीकी चीज बता रहे हैं किस तरीके से भारत के पास किस तरह के एज है और चाइना को किस तरह से लॉस है। जितेंद्र जी, 1962 में भारत सरकार ने अगर एयरफोर्स को यूज कर लिया होता, तो हम जिस अपमान से अभी भी झूलते रहते हैं, वो कभी भी नहीं होता, वो हार चुके होते। 1961 में विंग कमांडर जयनाथ ने कैनबरा एयरक्राफ्ट एयरबोर्न करके सारी फोटो लेके आ गए थे, और सब जगह कहाँ कहाँ बिल्डअप हो रहा, सब कुछ किया था, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया था। तो ये तो मैं तो अभी भी कहूँगा कि 1962 वॉर हम जानबूझ के हारे थे। तो ये या उनको थाली में सजाकर दे दिया गया था। अब ये कैपेबिलिटी हमारे पास है, तो चाइना इस बात से डरता है, और यही कारण है कि अक्सई चीन आज उनके पास है। वो तो दिया जा चुका है, अब लेना है, कब लेना है वो तो विल की बात होगा, लेकिन हमें पैसे अब यहाँ नहीं खर्च करने चाहिए, अभी तो अभी ग्रो करना चाहिए, मजबूत हो जाए, चाइना के पार पहुंचे, हमारी जीडीपी चाइना के पास पहुंच जानी चाहिए। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहने वाला है, ब्रिक्स से संबंधित ही एक सवाल है। जिस तरीके से ब्रिक्स में तो हम सभी देश हैं, इंडिया है, रूस है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और इंडोनेशिया है। सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उसके इतर
चाइना और रशिया की जो संबंध हैं वो सर और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। हालाँकि आपने ज़िक्र किया कि भारत के संबंध रशिया से अलग तरीके से हैं, चीन के अलग तरीके से हैं। इसमें सर भारत को किस तरीके से देखना चाहिए? क्योंकि सर देख रहे हैं कि जो संबंध चाइना के और रशिया के बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। देखिए, अभी राष्ट्र कम्स फर्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट देश है, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो। जब तक देश गरीब होता है तब वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहता है। अब भारत ऐसी पोजीशन में है कि भारत को जहां अपना फायदा हो रहा हो, फायदा नहीं कहूँगा, जहाँ अपना नुकसान नहीं हो रहा है, वैसी पॉलिसी बनानी चाहिए। ये चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं, रशिया के इन्फ्लुएंस में नहीं। देखिए, चाइना और रशिया का भी अपना अपना इंटरेस्ट है। रशिया से हमारा क्या मतलब है? रशिया से मतलब है हमें रशिया के साथ अभी कोलैबोरेट करने, नए इक्विपमेंट बनाना, नए आर्मामेंट बनाना, जो कि सस्ते हैं और पूरी टेक्नोलॉजी हमें देता है। बिल्कुल। हाँ, समय दूर नहीं है जब सब कुछ हमें देता है। अब चाइना से हमें क्या लेना है? चाइना से थोड़े बहुत हमें कुछ मेडिसिन या कुछ मेटल्स आते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें नहीं है। अब चाइना और रशिया का है। देखिए, रशिया इज रिसोर्सेज प्लेंटी है, मजबूत बहुत है, लेकिन चाइना के साथ उसकी लड़ाई नहीं हो सकती। चाइना का मार्केट भी रशिया नहीं है। ओके। क्योंकि पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा तो नहीं है कि चाइना बेच रहे हैं। बिल्कुल। है, आ रहा, मैंने कि नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत भी आ रहा है। तो चाइना को रशिया से कितना फायदा है, रशिया को चाइना से कितना फायदा है? तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत करीब आ जाएंगे, बट ये म्यूचुअली इकोनॉमिकली बेनिफिट करेंगे। रशिया की फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी है कि इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई है, लेकिन मिलिट्री पावर अभी भी है। 90 बजा था ना, तो इकोनॉमिक स्थिति सुधार करने में वो रशिया से भी दोस्ती कर सकता है, इंडिया से भी दोस्ती कर सकता है, किसी और देश से भी कर सकता है। उसकी प्रायोरिटी 1 है। चाइना का मेन है कि चाइना प्रोडक्शन में सबसे आगे है, उसको मार्केट चाहिए, माल बेचना है, माल बेचना है। और हल्ला मचाता रहता है, कोशिश करता है कि हम भाई साउथ चाइना सी में वहाँ कब्जा करेंगे, भारत पे भी क्रिएट करने की कोशिश करता आता है, लेकिन हमेशा उसको अपनी मुंह की खानी पड़ती है। तो समझ में ही आता है कि क्या करना है। अब इनकी भी लीडरशिप, जैसे अभी हम ईरान में करेंगे 49 साल हो गए, तो इनके भी बहुत दिन हो गए, चाइना वालों के भी। बिल्कुल। और चाइना में भी और भी कई परेशानियां शुरू हो रही हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ उनकी नेगेटिव हो गई है, स्किल पावर कम हो रहा है, और सब हो रहा। लेकिन देखिए, विश्व में मतलब नेचर का अपना नियम है कि भाई देश कैसे आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये क्लोज आएंगे, लेकिन अपने पैर पर। भविष्य में लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं सर, अगर चाइना और रशिया क्लोज आते हैं तो भारत को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आपका कहना है? अगर हमारी पॉलिसी ठीक रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यू कैन टेक ए बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि व्यापार हम तीनों को से करना, तीनों से। हमें तो जो सस्ता मिलेगा रशिया से लेंगे, जहां बेचना होगा चाइना से लेंगे, रशिया से क्यों लेंगे? और रशिया चाइना मिलकर तो भारत का नुकसान नहीं कर सकती किस तरीके से। सर, चाइना से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जिस तरीके से चाइना अभी हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को लेकर या हिंद महासागर को लेकर अपनी बातें करता रहता है, सक्रियता बढ़ा रहा है वहाँ पर, अपनी आर्म फोर्सेस बढ़ा रहा है, एयर स्पेस बढ़ा रहा है सर अपना। किस तरह देखते हैं कि वो क्या एक प्लानिंग है सर उसकी चाइना की? देखिए, चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर कभी रहा नहीं। तिब्बत को खिंचा किया, तिब्बत को इंटीग्रेट करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया कि इंटीग्रेट पूरा चाइना के साथ मिल जाए। तो कोशिश करता है कि हम बॉर्डर पर आके कुछ बनाए, बीच में एरिया बहुत छोड़ चुका है। लेकिन ये पहले बहुत संभव था, लेकिन पहले हमारी रोड्स क्यों नहीं बन रही थी बॉर्डर तक? क्योंकि चाइना गुस्सा हो जाएगा। अब तो हम बना चुके हैं हर जगह। बिल्कुल। गलवान हो या डोकलाम हो, हर जगह देख चुके हैं। ये कोशिश करता है, फीलिंग कर लेता है। उसको ये भी पता है कि उसकी जो आर्मी है वो चॉकलेट आर्मी है, वो चॉकलेट खाकर लड़ने के काबिल नहीं है। एयरफोर्स का जिक्र भाई बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ एयरफोर्स कितना था। तो कोशिश करता था दिखाने की। कई हो सकता है कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी ना हो, लेकिन चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस है, वो चाहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिकली मजबूत करने के लिए हम यहाँ गाँव बसाएं, वो बसाएं। ये बनता रहता है, बसाना उनके लिए कॉमन है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बॉर्डर में घुसने लायक होंगे या घुस सकेंगे कभी भी। अब असंभव है, अब के जमाने में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, संभव नहीं, हम रूल आउट कर रहे हैं सर। लेकिन जिस तरीके से वो अपना एयर स्पेस मजबूत कर रहा है, अपनी एयर पावर मजबूत कर रहा है, सी में अपना मजबूत कर रहा है, वो भारत के लिए कितना चिंता का विषय है? और क्या मजबूत करना, क्यों इतना मजबूत दिखाना चाह रहा है अपने आप को? देखिए, उसको मेन इंटेंशन है उसका नंबर 1 बनना। जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो रशिया कमज़ोर हो गया, अब खाली चाइना बचा था। चाइना ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। 1949 में आज़ाद हुआ था, चाइना बहुत दिन पहले की बात नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद जिस स्टेप से आगे बढ़ा तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस विश्व की लड़ने की। नो डाउट सर, उसकी गति बहुत अच्छी रही है। अब जिस गति से बढ़ा तो चाहता था मैं पूरा मेरा इन्फ्लुएंस बने। लेकिन सर डेमोक्रेसी नहीं रही सर वहाँ पे। हाँ, डेमोक्रेसी तो फिर दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन। भारत में भी लगातार ऐसी मांग उठती है कि या तो डेमोक्रेसी बना लो या फिर सुपर पावर बना लो। लेकिन दोनों के एक समावेश अच्छा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल छोड़ना चाहिए, मिला जुला समावेश होना चाहिए, तभी आगे। पॉसिबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। जिस तेजी से बढ़ा तो दिखाना चाहता है। बेसिकली चाइना को क्या चाहिए? चाइना को रॉ मटेरियल सस्ता चाहिए, अब प्लस उसका मार्केट चाहिए, सस्ता सामान बाहर बेच सके। तो इन दोनों का में तो ट्रेड रूट पे भी कब्जा रखना है,
ताकि ट्रेड रूट उसका रोके मत, तो समुद्री पावर भी चाहिए। अब उससे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट को दिखाने के लिए मजबूत है, एयरक्राफ्ट बेचने भी तो हैं जो इसमें सफल नहीं रहा। J-17-15 की आप जब भी बात कर रहे थे, हर जगह फेल हुआ। उनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट वेनेजुएला में भी फेल हो गया। तो कोशिश तो कर रहा है कि हम बना के बेचें, अब बेचा भी कुछ दिन तक, लेकिन अब उसके ऊपर लगता है थोड़ी रुकावट आ जाएगी। अब उसको दोबारा सोचना पड़ेगा।